मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह एंड यू हैव स्टार्टेड वाचिंग एचएस मनी मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि रेगुलर और डायरेक्ट का फर्क, कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आप केमिस्ट के पास चले जाते हैं और डायरेक्ट मेडिसिन लेते हैं और अपना इलाज आप खुद करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन फी बचा डालते हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है कि आप अपना ड्रीम हाउस बनाने जा रहे हैं और आपका दिमाग है, आप नॉलेजेबल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपको लगता है कि मैं खुद नक्शा तैयार कर सकता हूं। सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर अपने भवन का स्ट्रक्चर का नक्शा मैं खुद बना सकता हूं, तो मैं खुद ही बनाऊंगा ताकि मैं आर्किटेक्ट की फी बचा सकूं, प्लस मैं सिविल इंजीनियर का भी पैसा बचा सकूं। अब इन दोनों चीजों में घाटा क्या हुआ दोस्तों, कि पहले केस में हमने डॉक्टर की कंसल्टेशन फी तो बचा डाली, लेकिन हमने अपनी करोड़ों अरबों की जिंदगी को हमने दांव पर लगा दिया। दोस्तों, दूसरे केस में हम अपना ड्रीम हाउस बनाने जा रहे थे, अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए हमने उल्टा और ज्यादा खर्चे कर डाले, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है, जो आर्किटेक्ट होता है या सिविल इंजीनियर होता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वो अपनी प्लानिंग से आपके बहुत सारे पैसे बचा डालता है। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एडवाइजर के थ्रू। उसमें होता क्या है कि जब हम एडवाइजर के थ्रू करते हैं तो आपकी पर्टिकुलर स्कीम जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है उसी स्कीम पे बोझा पड़ता है उस एडवाइजर की कमीशन का। तो लॉन्गर होराइजन में 2 3 4 5 साल में नहीं दोस्तों, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें फर्क पड़ जाता है 50 पैसे या 75 पैसे का, यानी 0.50% या 0.75% का। तो आपको लगता है कि मैं एक्सपर्टीज हूं, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए और आप अपनी उस एडवाइजर की कमीशन बचा डालिए। लेकिन अगर आप खुश नसीब हैं और आपको एक अच्छा एडवाइजर मिल जाता है, जैसा कि पांडवों को भगवान श्री कृष्णा मिले थे, तो वो आपकी नैया पार लगा देगा। दोस्तों, वो राइट टाइम पे आपको बताएगा कि कब इन्वेस्ट करें, कब एग्जिट करें, कब स्विच करें, अगर स्कीम कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है तो कब हम स्विच करें। ये सारी चीजें वो करेगा, जैसे कि डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन फी लेगा, जैसे कि आर्किटेक्ट अपनी कंसल्टेशन लेगा, जैसे एक एडवोकेट अपनी फी लेता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अपनी फी लेता है, सेम उसी तरीके से वो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी फी लेगा, लेकिन वो फी आपसे नहीं लेगा, वो म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से लेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले आपको घेर लेते हैं, जी आइए। अधिकतर ऐसा होता है कि जो ब्रांच हेड है उसकी दोस्ती सबसे होती है, बैंक वालों की दोस्ती अधिकतर बड़े लोगों से होती है। तो कभी दिमाग लगाइएगा दोस्तों कि बैंक का काम क्या है। उनका कोर बिजनेस है कासा बेचना, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बेचना, या फिर एफडीआर बेचना। तो वो बैंक एफडीआर बेचने की बजाय म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स क्यों बेच रहा है दोस्तों, वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है दोस्तों, कभी सोचिएगा इस बात को। तो दोस्तों, क्योंकि मैं 27 साल इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड में जॉब कर चुका हूं ठीक ठाक पोजीशन पे, तो मुझे मालूम है कि इन बैंक्स के साथ अमूमन सभी म्यूचुअल फंड की करार होता है, यानी कि अग्रीमेंट होता है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचिए, उसके बदले में हम आपको रेवेन्यू देंगे, हाई रेवेन्यू। तो मैं बैंक को तो मैं आपको बिल्कुल डिस्कार्ड करूंगा, और इवन मैं सेबी से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप मिस सेलिंग से बचाना चाहते हैं हमारे वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स को, तो बैंक
कि लाइसेंस रद्द कर दीजिए किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब सवाल उठता है कि अधिकतर जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके पास टाइम कम है, वो सारे काम सिर्फ मोबाइल के थ्रू करता है दोस्तों, और कन्वीनियंट भी है किसी रोबोटिक ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, ऐसे जो एप्स हैं उनकी टू सम एक्सटेंट रिसर्च वर्क भी होता है कि वहां नजर आता है कि टॉप 5 स्कीम्स, टॉप लार्ज कैप फंड, टॉप मिड कैप फंड्स, टॉप स्मॉल कैप फंड्स, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सी स्कीम ज्यादा अच्छी चल रही है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि जो टॉप 5 आज हैं वो क्या आगे भी टॉप 5 रह पाती हैं दोस्तों। लेकिन इसकी विडंबना क्या है दोस्तों, कई दोस्तों ने तो ये तक बोल डाला अपनी यूट्यूब में कि जब हम किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उनके खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से कम होते हैं। ये बात मेरे गले नहीं उतर पाई दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी रोबोटिक ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उस रोबोटिक ऐप को भी वहां से लिंक होना पड़ता है जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड ज्यादा एक्सपेंसेस करे और वो रोबोटिक ऐप जो है वो कम करे। तो कहने को दोस्तों वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अंदर की स्टोरी कुछ और होती है। अगर मैं सारे खुलासे कर डालूंगा दोस्तों तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। कोविड के टाइम पर बहुत लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू की, रोबोटिक ऐप के थ्रू। तो मैंने पाया कि अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले मेरे जो बहुत क्लोज थे उन्होंने ही मुझे बताया कि फलानी ऐप के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और मेरी एसआईपी क्लोज हो गई, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों आप हैरान होंगे जानकर कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, और सबसे बड़ी गजब की बात क्या थी कि उसने म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की लेकिन स्कीम ले डाली सिर्फ फार्मा सेक्टर, वो भी एक सेक्टरल फंड। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि जो रोबोटिक ऐप है वो आपको टॉप 5 फंड दिखाएगी। जब पेंडेमिक हुआ तो सबसे ऊपर जो सेक्टर था वो था फार्मा सेक्टर। तो जहां भी जिसने भी देखा हर म्यूचुअल फंड की फार्मा सेक्टर सबसे ऊपर रिटर्न दे रही थी, उसने आंख बंद की क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं था, और उसने इन्वेस्टमेंट कर डाली 5 के 5 फार्मा फंड्स में। तो ये गलतियां हो जाती हैं जब हम एक्सपर्ट का सजेशन नहीं लेते हैं। अगर आपकी गंभीर बीमारी है तो आपको एक क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सोचिएगा और बड़ा अपना दिमाग लगा के सोचिएगा कि क्या ये सारी ऐप चैरिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कराते हैं म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट मोड में, ऐसा उनको क्या मिलता है, फिर ये ऐप खोलने का फायदा क्या दोस्तों। कभी सोचिएगा, कभी इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में डालिएगा कि यहां पर भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। सारे म्यूचुअल फंड का उनके साथ टाई अप होता है और रेवेन्यू जनरेट करने के एवज में ये म्यूचुअल फंड उनको हैवी रेवेन्यू देते हैं किसी और तरीके से, जिसका बोझ उस पर्टिकुलर स्कीम पे पड़ता ही है दोस्तों। लेकिन साथ के साथ मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी अपनी नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है, आपके पास टाइम है नॉलेज गेन करने का, लेकिन म्यूचुअल फंड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि अगर आपको पास्ट नॉलेज है तो आपको डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करना होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हर रोज बदल जाती है स्टॉक मार्केट और उसके रूल रेगुलेशंस। अगर आपके पास टाइम है और एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है बिना किसी ऐप के थ्रू, या किसी ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप एक एक्सपर्ट सजेशन या एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करिए, जो एडवाइजर भगवान श्री कृष्णा जैसा हो, जिसने पांडवों की नैया पार लगा दी थी दोस्तों। तो समझदार आप खुद हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स।